हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख संशोधन। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान के संशोधन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आपको अब तक जितने भी संशोधन किए गए उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन। संशोधन जब आता है तो आपको पता है कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हमारे संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जो कि संविधान के मूल संरचना के अधीन होगा। और संशोधन संसद जो कि 3 प्रकार से कर सकती है। 3 प्रकार से कौन कौन से? तो पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से। तो ये 3 संशोधन होते हैं। और हमेशा प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते के चांसेस और बार बार पूछे गए, उन सभी संशोधन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है। पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें क्या था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैं आपको बता दूं कि भूमि सुधार और अन्य कानूनों की समीक्षा से बचाने के लिए इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 9वीं अनुसूची के साथ इसमें 31 का ए और 31 का बी, ये 2 अनुच्छेद में इसमें शामिल किए गए थे। तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा की जोड़ी गई थी। राइट, इसके बाद आता है हमारा थर्ड, यानी कि तीसरा जो संविधान संशोधन था 1954 में हुआ था। इसमें क्या है कि राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। यानी समवर्ती सूची में जैसे कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें परिवर्तन करके, समवर्ती सूची में कुछ परिवर्तन करके राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है 7वां, जो कि एकदम वीवीआई है, इसे ध्यान से समझेंगे। 7वां जो संशोधन था 1956, इसके अंतर्गत क्या था? पहला चीज कि राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहला पॉइंट ये। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे। ठीक है, ये भी बात सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, 7वें संशोधन में बात की गई थी। या फिर एक और कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान हाईकोर्ट होंगे, यानी कि एक ही उच्च न्यायालय होंगे। ये बात भी आपके 7वें संशोधन में ही कही गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि भाग 17 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। वो अनुच्छेद कौन सा? 350 का फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में निर्देश दिए जाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिया जाता है 350 के फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आते हैं आगे 8वां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या है कि निम्न सदन में एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय का आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया था निम्न सदन में, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 9वें संविधान संशोधन। इसमें क्या है कि खुलना, बेरूबारी आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को, जो कि भारत की तरफ से सौंप दिया गया था, वापस कर दिया गया था। तो वैसे 1958 में जो भारत पाकिस्तान के बीच समर्थन हुआ था, उसके तहत ये मतलब खुलना, बेरूबारी आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को समर्पित कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 10th संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961 में कि दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। ठीक है, यूटी बनाया गया। उसके बाद आता है 21वां, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई बार बार पूछा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या है कि सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में घोषित किया गया। 15वां भाषा के रूप में मतलब कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, उस वक्त 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहले यहाँ पे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ करके 15वीं भाषा के रूप में इसमें मान्यता मिली थी। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके आगे। तो यहाँ पे देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि संसद को संशोधन करने का अधिकार मिला था। भाग 3 के अनुच्छेद 13 में संशोधित करके संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार संसद को मिला था। तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा।
इसके बाद है कि 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संशोधन 1971। इसमें क्या है कि प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, यानी जो राजाओं को विशेष उपाधि दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है एक और पीवीआई यहाँ पे 31वां संविधान संशोधन 1973। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकसभा में सीटों की जो संख्या पहले 545 हुआ करती थी उसको 525 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 545 किया गया था, और केंद्र शासित प्रदेश में जो सीटों की संख्या 25 थी उसमें से 5 कम करके 20 किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से घटा करके 525 से बढ़ा करके 545 की गई, और जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 25 से घटा करके 20 किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 35 और 36 दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। 35वें के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, जबकि 36वें के तहत 1975 में सिक्किम 22वां राज्य यानी पूरी तरह से भारत का एक राज्य बना, 22वां राज्य के रूप में घोषित हुआ। इसके बाद आता है 41 क्या है, 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सेवानिवृत्ति की आयु होगी वो 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष सेम टू सेम रखा गया, यथावत रखा गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा 60 से 62 और ये आपका 65 वर्ष ज्यों का त्यों रखा गया। इसके बाद आता है हमारा मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान के रूप में जो कि वर्णित है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भाग 4 के फर्स्ट में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसमें शामिल किया गया। कहाँ से? तो पूर्व सोवियत संघ से ये शामिल किया गया था। इसमें बात है कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन और एकमात्र आखिरी बार संशोधन यही हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जो शब्द है उसको जोड़ा गया था। इसके बाद है कि समवर्ती सूची में मतलब राज्य के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जैसे वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जानवर पक्षी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रपति जो कि मंत्री परिषद के परामर्श पर ही काम करेगा, उसको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। ये इसमें एक चीज़ शामिल किया गया था। इसके बाद यह एक और आता है, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। ये ध्यान रहेगा, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। और राज्य के नीतिशक सिद्धांत में जो कि 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 39 के क, 39 के च, 43 के क और 48 के क। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीतिशक सिद्धांतों में कितने नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। तो 4 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। तो उसके अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 44वां संविधान संशोधन। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका है संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। जनता सरकार जब आई, यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी, तो उस वक्त संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटने के पश्चात अब इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है, और संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक अशांति यानी कि जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द था, उसके बदल करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ये पूछा जाता है, तो इसको याद रहेगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि लोकसभा को पुनः मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था कि लोकसभा के जो कार्यकाल था 5 वर्ष, उसे बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर कि पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया था, तो 5 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्तियां दी गई, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि कैबिनेट की जो भी विचार करने के बाद उनके पास जो भी चीज़ें आएंगी उस पर वो मतलब पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर के लिए एक बार यहाँ पे हुआ, सॉरी मिस्टेक है, एक बार
मतलब लौटाने का उनको अधिकार था। लेकिन अगर पुनः विचार करने के बाद उनके पास आता है तो वो लौटा नहीं सकते, उसे पास करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही बार ये अधिकार इनको था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है कि अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किया सकते। ये हमारे दो अनुच्छेद ऐसे हैं, यानी 20 और 21 मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 50वां संशोधन 1984। इसमें क्या है कि संसद के द्वारा जो गठित है, जैसे कि कोई भी खुफिया संस्था है, उसमें व्यक्ति जो कार्यरत हैं, दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, संसद को ये शक्ति दी गई है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, यानी कि जो कि आयाराम गयाराम किसी नाम से इसको जानते हैं, आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है। तो 10वीं अनुसूची को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ये बार बार पूछा था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 55वां संविधान संशोधन और 56वां। तो 55वां 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ठीक उस तरह से 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन दमन और दीव जो था वो एक यूनियन टेरिटरीज बना, यानी कि यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसको दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 55वां 1986 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा, 56वां 1987 के तहत गोवा राज्य का दर्जा मिला, लेकिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 61वां संविधान संशोधन 1989। ये भी एकदम वीवीआई है, इसको भी आप याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने की जो आयु थी, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया, इसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 65वां संविधान संशोधन 1990। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 338 जो था वो अनुसूचित जाति आयोग था और अनुच्छेद 338 का जो क है वो अनुसूचित जनजाति आयोग है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग है। राइट, याद रहेगा। 338 सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए है और 338 का जो क है वो एसटी के लिए है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य मतलब विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यानी कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र जब बनाया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। उसके बाद आते हैं हम 70वें संविधान संशोधन 1992। 70वें के तहत क्या है कि 69 में तो मतलब दिल्ली राजधानी क्षेत्र बना, तो उसके एक वर्ष के पश्चात यानी जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है, इसमें सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का अधिकार मिला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगला 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जैसे कि ऊपर हमने देखा था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को मतलब कि 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15वीं के बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी टोटल अब जाकर के 15 और 3 18 भाषा यहाँ पर हो चुकी थी, 18 भाषा कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, 22 भाषा वर्तमान में, तो 18 यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, 29 विषय पूछा जाता है। और पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से लेकर के 243 के ओ तक इसके अंतर्गत शामिल है। और मैंने इस पर एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है पंचायती राज पर, जाकर के आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन जैसे 73वां था पंचायती राज से, तो 74वां नगर पालिका से। इसमें क्या है, जो ऊपर में आप भाग 9 देख रहे थे, भाग 9, तो इसमें क्या है कि भाग 9 के क को शामिल किया गया, यानी भाग 9 के क को शामिल किया गया, जिसको नगर पालिका के नाम से जाना गया।
और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से। और इसमें टोटल 18 विषय दिए गए, ये भी याद रखिएगा 18 विषय। पंचायती राज को 29 विषय, नगर पालिका को 18 विषय। ठीक है, इसके बाद है 84वें संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, 84वें संविधान संशोधन 2001 में क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का पुनर्निर्धारण है इसको अगले 25 वर्षों तक प्रतिबंधित, यानी कि 2026 तक अब इसमें सीटों में क्या कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड है और इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहला चीज़ तो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे कि 10 हमने ऊपर में देखा था तो 11वां इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है 89वां 2003। इसमें क्या है कि एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था 65वां संविधान संशोधन 1990, तो वहाँ पे मैंने 338 और 338 के ए के बारे में जिक्र किया था, जो कि अलग अलग आयोग के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत गठन की बात की गई थी कि गठन की जाएगी। लेकिन बाद में 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको अलग कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित करके दोनों को अलग अलग आयोग का दर्जा दिया गया, अलग अलग आयोग बन चुके थे। 338 में एससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 2 बना। ठीक है, एससी और एसटी। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, 65वां सिर्फ और सिर्फ गठन की बात करता है और 89वां जो कि दोनों अलग अलग आयोग बनाता है। नेक्स्ट होने की 91वें संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 91वां संविधान संशोधन, इसे याद रखिएगा, कितना प्रतिशत? 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन, एकदम वीवीआई है। जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बता दिया था कि टोटल 18 भाषा हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 2003 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी टोटल 18 और 4 22 यहाँ तक कंप्लीट होता है। 22 भाषा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, 22 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अंत में सबसे अंत में 4 ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद है 97वें संविधान संशोधन 2011। इसके अंतर्गत क्या है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 3 अलग अलग और भी बात की गई है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया हूँ। नोट्स आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बता करके आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 97वां संविधान संशोधन 2011। उसके बाद आता है 89वां संविधान संशोधन 2014, जो कि देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 वर्ष के पश्चात 2015 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया, शून्य घोषित करते हुए वापस इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा था। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा था। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 100। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2014 में इसके अंतर्गत भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से 3 जो प्रश्न पूछा थे वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 101वां जो है वो जीएसटी से होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, शुरुआत की गई थी 2017 में, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी कि गठन करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 आयोग बन चुके थे। 338 जो होता है सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए, 338 का ए एसटी के लिए और 338 का बी जो होता है वो ओबीसी के लिए होता है। यानी 338 ए 338 बी, ये तीनों आपको याद रखना है।
लास्ट आता है 2019 का 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% सार्वजनिक रोजगार में 10% का आरक्षण दिया गया था, यानी कि जिसको हम लोग EWS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हमारा जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था उसको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो नीचे आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिएगा ताकि हम उसको पिन कर सकें। ठीक है, और कुछ भी सुझाव देना हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।